चलो आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख राजस्थानी साहित्य में लिखी जाने वाली प्रमुख विधाएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थानी गद्य और पद्य में बहुत सारी शैलियाँ लिखी जाती है। जैसे अपन नॉर्मली राजस्थान हिंदी में पढ़ते हैं दोहा है, सोरठा है, कवि है, छप्पा है, इस तरह के होते हैं। वैसे ही अपने राजस्थानी भाषा के अंतर्गत बहुत सारी शैलियों में जो इतिहास है उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले आती है ख्यात। ख्यात का मतलब होता है कोई भी राजा अपनी सफलता के लिए या फिर कोई सम्मान, कोई विशेष कार्य किया है, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको अपन क्या ख्यात के अंतर्गत लिखते हैं। और राजा द्वारा किसी के माध्यम से लिखवाया जाता है। इतिहास है जो राजा के या फिर उस राज्य घराने का इतिहास होता है, मुख्य रूप से मुणोत नैणसी है, उनकी ख्यात है जो जोधपुर राज्य का गजेटियर कहलाती है और जोधपुर राज्य के बारे में बताती है। दूसरी आती है वचनिका। वचनिका का मतलब होता है एक तुकांत गद्य और पद्य रचना होती है। तुकांत का मतलब है कि अंत में वापस जो तुक मिल जाता है, इस तरह की रचना को बोलते हैं अपन तुकांत। और दूसरा क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जो शब्द अपन रिपीट किया है वो अंत में वापस रिपीट होता है, इस तरह की रचना होती है। तो अंत में अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। और गद्य पद्य की रचना होती है उसको अपन वचनिका बोलते हैं। जैसे कि शिवदास गांडव की अचलदास खींची की वचनिका लिखी गई है, तो वो मुख्य रूप से वचनिका, ऐसी बहुत सारी वचनिकाएँ मिलती है अपन को। तीसरी आती है राजस्थान में मुख्य रूप से दवावेत। दवावेत एक कलात्मक गद्य है जो कि वचनिका के रूप में ही है, लेकिन ये उर्दू और फारसी शब्दों का यूज़ करते हुए लिखे जाते हैं। इसमें किसी वैभव, युद्ध, आखेट या फिर कोई किसी का नक्शिक वर्णन करना है या फिर कोई इस तरह की जो घटना है जो किसी राजा के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में लिखनी है, इसमें भी तुकांत प्रवाह होना आवश्यक है। मतलब तुकांत प्रवाह का मतलब ये हुआ कि अंत में तुक मिलना आवश्यक है। इस तरह की रचना अगर देखेंगे दवावेत में तो अखमाल देवडारी दवावेत या फिर महाराजा जवान सिंह जीरी दवावेत, इस तरह से मिलेगा। तीसरी आती है वात। वात नॉर्मली राजस्थान में वात अपन दो लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं वात कर रहे हैं, वात। तो वात किसी कहानी की तरह, कोई कहानी है तो कहानी को बोलने का एक तरीका है। तो उसमें एक आदमी होता है जो कहानी बोलता है और दूसरा हुकारा देता है, हाँ बोलता है, यस बोलता है, हुक्म बोलता है, इस तरह के वर्ड यूज़ करता है। और इसमें मुख्य रूप से युद्ध है या फिर कोई धर्म है, दर्शन है या मनोरंजन की कोई कहानियाँ हैं, उस टाइप की चीज़ें राजस्थानी में लिखी जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, वात बोलेंगे। तो वात मुख्य रूप से पाबू जी की बात हो गई या फिर कानड़ देव की बात हो गई। चौथे आते हैं रासो। प्रमुख है, अपन ने बहुत सारे रासों के नाम सुने हैं। इसमें मुख्य रूप से किसी राजा की कीर्ति है, कोई राजा ने युद्ध किया है तो युद्ध का वर्णन है या फिर वीरता का वर्णन करते हैं, तो उसको अपन किस में लिखते हैं, रासों के रूप में लिखाया जाता है। जैसे चंद्रवर्दाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, नरपति नाल ने बिसलदेव रासो लिखा था। तो ये क्या है, एक रासों का प्रकार है जो राजस्थानी साहित्य का एक प्रकार मिलेगा। फिर आती है वेली। वेली का मतलब होता है कोई धार्मिक या ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको किसी एक ग्रंथ में लिखा जाए, तो उसको किसी एक विषय या धार्मिक विषय पे हो या फिर ऐतिहासिक विषय पे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेली। जैसे कि बहुत फेमस है पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणीरी। तो वेली किशन रुक्मणीरी किसने लिखी है, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। फिर आती है विगत। विगत का मतलब होता है किसी राज्य का विस्तृत वर्णन करना है या किसी राजा या राज्य के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं, विस्तृत वर्णन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे वहाँ के राज्य के आंकड़े आ गए, वहाँ की जनसंख्या आ गई या फिर वहाँ की रेक मतलब कि लगान कितना ले रहे हैं या फिर वहाँ की फसल या भूमि का प्रकार, रेवेन्यू क्या कलेक्ट करना है उसके लिए। तो इस तरह की विगत मिलती है। मुणोत नैणसी विगत मुणोत नैणसी ने लिखी है मारवाड़ प्रगनारी विगत, जिसको अपन राजस्थान का क्या बोलते हैं, गजेटियर बोलते हैं। नेक्स्ट आती है विगत के बाद में मर्ष्या। मर का मतलब क्या होता है, मरना। मरना से ही है ये वर्ड मर्ष्या। कोई राजा या कोई फेमस व्यक्ति है वो मर जाता है तो उसके शोक को व्यक्त करने के लिए, याद रखना स्पेशली, शोक को व्यक्त करने के लिए उसके महान कार्य या महान गुणों को गाया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मर्ष्या बोलते हैं। मरने पर लिखा जाने वाला मर्ष्या है। जैसे कि राणे जगपत रा मर्ष्या, जो महाराणा जगत सिंह जी मेवाड़ के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं पर्ची। पर्ची का मतलब होता है कोई संत महात्मा जैसे पर्चा देते हैं, अपन नॉर्मली राजस्थान में यूज़ करते हैं कि पर्चा दिया उन्होंने, तो पर्ची मतलब कि संत महात्मा के जीवन परिचय के बारे में पद्य के रूप में लिखा जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पर्ची बोलेंगे। जैसे कबीरदास री पर्ची, मीरा री पर्ची, दादू दयाल री पर्ची, इस तरह से बहुत सारे जो अपने यहाँ के संत हैं उन्होंने पर्चियाँ लिख रखी है जो उनके जीवन वृत्तांत के बारे में बताती है। नेक्स्ट आती है साखी।
साखी का मतलब होता है संत या कवि जिसने पूरी ज़िंदगी में जो अनुभव किया है भक्ति करके या फिर लोगों से मिल करके, जो उसका आंतरिक अनुभव है, उस अनुभव को वो ज्ञान के रूप में लिखता है और सोरठा के रूप में लिखता है। सोरठा क्या है? दोहे का उल्टा होता है सोरठा, तो सोरठा के रूप में लिखता है। जैसे कि कबीर की साखी, कबीर ने लिखा था सबद, साखी और रमैनी, तो इसमें साखी है वो क्या है? मुख्य रूप से कबीर की साखी वो क्या है? इसमें संत जो कबीर जी ने जो ग्रहण किया था ज्ञान, उसको लिखा गया है। नेक्स्ट आता है सिलोखा। सिलोखा का मतलब होता है कोई साधारण लोग हैं, जैसे कि अपने आम कोई साधारण लोग हैं, राजा महाराजा नहीं, कोई भी लोग हैं, तो क्या जन साधारण की भावना होती है उसको लिखते हैं और उसको आम जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह की जो रचना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सिलोखा बोलते हैं। और जैसे राव अमर सिंह राव सिलोखा। नेक्स्ट आती है रूपक। रूपक मतलब कि किसी व्यक्ति या वंश की जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों को, जैसे कोई राजा हो गया या कोई वंश हो गया, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों को दर्शाने का एक सोर्स है। उपलब्धियों को एक उपन्यास या अपन एक कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में या फिर ऐसे कि ग्रंथ के रूप में लिख रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रूपक। जैसे कि एक एग्जाम्पल है राज रूपक। राज रूपक एक रूपक का उदाहरण है। फिर आता है जमाल। जमाल का मतलब होता है एक छंद है, जैसे कि दोहार, सोरठा, चौपाई जो छंद होते हैं ना, उस तरह से जमाल राजस्थानी में एक छंद है जो मात्रिक छंद है, मात्राओं की गणनाओं के आधार पर लिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मात्रिक छंद है। ये पूरा एक दोहा होता है, दोहे की तरह होता है, और जिसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण के बाद में जो चौथा चरण है उसको फिर रिपीट किया जाता है, तो अंतिम चरण को वापिस से रिपीट करते हैं। जैसे कि अपन भजन गाते हैं या गीत गाते हैं, तो उसमें लास्ट लाइन को वापस राजस्थानी गानों में वापस रिपीट करते हैं, राजस्थानी गीत में उस तरह से रिपीट करते हैं। जैसे कि राव इंदर सिंह री जमाल। फिर आता है झूलना। झूलना भी एक जमाल की तरह ही मात्रिक छंद है, लेकिन इसमें 24 अक्षर होते हैं। याद रखना, इसमें 24 अक्षर होते हैं और अंत में यगण होता है। गण होते हैं यगण, मगण, रगण, तगण, बगण, सगण, इस तरह से होते हैं। 6 गण होते हैं, उसमें से यगण होता है लास्ट में। यगण मतलब कि तुकांत करने का काम करता है। और इस तरह से राव, सुल्तान देवड़ारा झूलना या अमर सिंह राठौड़रा झूलना, इस तरह से आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ये क्या है? मात्रिक छंद है, 24 अक्षर होते हैं और अंत में यगण होता है इसमें। नेक्स्ट आता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब है कि किसी को प्रकाश में लाना। प्रकाश में लाना मतलब किसी राजवंश के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो उपलब्धियां हैं, उनकी घटनाएं हैं, उनको प्रकाश में लाने या लिखने की जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश। और प्रकाश में मुख्य रूप से कौन से एग्जाम्पल के रूप में दिखते हैं? किशोर दास का राज प्रकाश, कर्णिदान का सूरज प्रकाश। इस तरह से अपने राजस्थान में ये मुख्य रूप से 15 विधाएं हैं, इसके बारे में आपको स्पेशली देखना है।